हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो चैप्टर हमारा रनिंग कंडीशन में था उसके कुछ लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हुए थे, कुछ रिमेनिंग है। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वो लेक्चर है जो हमारा रिमेनिंग रह गया था, यानी कि दो लेक्चर अभी हमारे इस चैप्टर के बचे थे। एक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट था वो क्या था बेटा, वो था कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो अभी हम 1 से 2 दिन के अंदर ये दोनों पार्ट डिस्कस कर लेंगे और अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये पोर्शन हमारा रिमेनिंग था। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे और हम आपको बताने वाले हैं कि कुल कितने तरह के केमिकल रिएक्शन हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, सीरीज क्या है, कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके साथ। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला आपको जो केमिकल रिएक्शन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आप ये देख पा रहे होंगे। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन आपको दिखाई दिया कि टोटल केमिकल रिएक्शन कुल कितने तरह के हैं। अगर इसकी बात करूं तो टोटल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब 5 टाइप्स के हमारे सिलेबस में है, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ये 5 तरह के केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आज की क्लास का ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये रिएक्शन कौन सा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, सबसे पहले हम इसी पर बातचीत करेंगे आज की इस क्लास में। तो यानी कि बेटा सबसे पहले जानिए कि कॉम्बिनेशन होता क्या। नाम से समझ में आता है कॉम्बिनेशन, इसका मतलब व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी नई होती है। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म a new product with new property then the reaction is known as combination reaction। तो ये डिफाइन करने की बात हो गई। इसका मतलब कि अब हम इसमें बात करते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन है तो जैसे A और B है, इसको मिलाकर C बना दिया जाए तो ये कॉम्बिनेशन है। अगर यही चीज A प्लस बी है, इसको मिलाकर C प्लस डी बना दिया जाए तो ये भी कॉम्बिनेशन है। यानी कि चाहे दो बने, चाहे दो से ज्यादा बने या एक बन जाए, तो प्रोडक्ट कितने भी हो, बट केवल ध्यान इसका रखना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल होगा। यानी कि ये हमारा क्या है, ये रिएक्टेंट है और जो मिलने के बाद बन रहा है ये रिएक्टेंट है और जो इधर बन रहा है ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो ध्यान ये रखना है कि प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट अनस्टेबल कंडीशन में ना हो। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा अगर वह प्रोडक्ट स्टेबल है तो हमारी गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चलेगी। इसका मतलब जब हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं और किसी एक प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात करते हैं, बहरहाल जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कैल्शियम का ट्रीटमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हम CaO पाते हैं। CaO को क्विक लाइम बताते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक स्टेबल प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से आप अगर Mg ले लें, उसका ट्रीटमेंट O2 के साथ कराएं तो प्रोडक्ट में आप MgO पाएंगे। ये सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि ये कैसे हो जा रहा है सर, आप हमें कुछ बताएंगे क्या, क्या क्रिस क्रॉस पढ़ाएंगे क्या, कैल्शियम की वैलेंसी 2 लगाएंगे क्या, ये 2 इधर ले आएंगे क्या, प्रोडक्ट में Ca2O2 बनाएंगे क्या, 2 से कट जाएगा क्या तो CaO आएगा क्या, ये क्विक लाइम कहलाएगा क्या, यही तो पढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब इस प्रकार से हम कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम के प्रिपरेशन की बात करते हैं। एक दो रिएक्शन और भी है आपके पास, ये जैसे कंबशन रिएक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि CH4 है, ये हाइड्रोकार्बन है, इसका O2 से ट्रीटमेंट कराएंगे तो प्रोडक्ट में CO2 बनता है और साथ ही साथ इसमें H2O बनता है और साथ ही साथ हीट बाहर निकलती है। तो ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है और ये कंबशन भी है और ये साथ में आपसे ये भी कहा जा सकता है कि यह हमारा कॉम्बिनेशन भी है। तो इसका मतलब अगर मेथेन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और CO2 बन जा रहा है, वाटर और हीट बन रहा है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आएगा। यानी कि ओवरऑल हमने ये कहा कि कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि व्हेन टू और मोर देन टू reactant combine with each other
टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी, टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहा गया जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी बेटा, नई होगी, तो वह हमारा कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आता है। इसके बाद जस्ट आप देख रहे हैं बोर्ड पर डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारा सेकंड मैटर है, यानी कि डीकंपोजिशन से ये साफ समझ में आता है कि डीकंपोज करने की बात हो रही है। डीकंपोज मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वही हमारा डीकंपोजिशन कहलाएगा। यानी कि डीकंपोजिशन का मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो तरीका है उसे हम डीकंपोजिशन कहते हैं। लेकिन बेटा किसी कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप किसी दूसरे की मदद से ही तो ये कन्वर्जन कर पाएंगे। अब उसमें हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इन तीनों की मदद से किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? यह डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसे हम क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एनी complex substance into its simplest form in the presence of heat, light and electricity। इसका मतलब किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका यूज कर रहे हो? हीट का यूज कर रहे हो, लाइट का और इलेक्ट्रिसिटी। इनकी प्रेजेंस में ही आप किसी कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे भी किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ेगी ही, यानी कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही ये कन्वर्जन पॉसिबल है। तो हमने कहा कि ये ठीक है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी में हम और आगे पढ़ते हैं और अगला पार्ट देखेंगे कि अगली बात इसमें क्या होगी। तो जरा गौर से सुनिएगा। अगली बात ये बताई गई कि इसके बेसिस पर इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया, 1, 2 एंड 3। तो जो इसके तीन पार्ट आए उसमें सबसे पहला पार्ट आया कि थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहला पार्ट क्या है? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसमें आया बेटा फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी फोटो मतलब लाइट, लाइट की वजह से अगर डीकंपोजिशन हो रहा है तो उसको हमने फोटो डीकंपोजिशन कहा। और लास्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीकंपोजिशन हो रहा है तो वह हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। तो टोटल हमने तीन पार्ट देखे। एक पार्ट हमारा थर्मल डीकंपोजिशन हो गया, दूसरा हमारा फोटो डीकंपोजिशन हो गया और तीसरा पार्ट हमारे सामने इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन आया। अब थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा केस आपको दे दिया जाए, इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का फैक्टर यहां पर कंसीडर किया जा रहा है तो एग्जाम्पल में आप ये देखिए कि अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 दे दिया जाए, इसको आप हीट करेंगे तो प्रोडक्ट में आपको CaO मिलेगा और साथ में CO2 यहां पर बाहर निकल जाएगा, यानी कि क्विकलाइम का फॉर्मेशन होगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। यानी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। यानी कि अगर थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात हम समझाएं आपको तो ऐसे समझेंगे, लेकिन अगर दूसरे रिस्पेक्ट में हमें यह समझाया जाए कि अगर फोटो डीकंपोजिशन, अच्छा एरो पर हीट लगा हो या हीट का सिंबल बना हो तो थर्मल के अंतर्गत आएगा। फोटो के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे AgCl है यानी सिल्वर क्लोराइड, अगर एरो पर H न्यू आ जाए या फिर एरो पर सनलाइट लिखी हो
ठीक है, एच न्यू मतलब फोटोन की एनर्जी होती है, या सनलाइट लिखी हो तो ऐसी सिचुएशन में यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये सिल्वर अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, यानी कि हमें प्रोडक्ट में Ag प्लस Cl2 मिल जाएगा। अगर यही रिएक्शन हम दूसरा ले लें कि AgBr अगर हमें दे दिया जाए, एरो पर एच न्यू आ जाए तो ये Ag प्लस Br2 हो जाएगा, यानी कि ये ब्रोमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी सिल्वर हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फोटो के अंतर्गत हो गया, यानी कहीं पर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर बात की जाएगी तो वो ऐसे है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो जैसे एक बात छोटी सी देखिए, अगर H2O आपको दे दिया जाए और इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी ले लें, इलेक्ट्रिसिटी एरो पर आ जाए या इलेक्ट्रिक करंट लिखा हो तो ये क्या होगा, H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। इसका मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बताया जा रहा है। यानी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे कि H2O हमें दिया गया, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में H2 और O2 में ब्रेक कर सकते हैं। यही दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि अगर हमें NaCl दे दिया जाए तो अगर इस पर भी आप एरो पर इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम इसे क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, Na और Cl2 में, यानी सोडियम और क्लोरीन में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। किसी बच्चे के जहन में सवाल आया ये कन्वर्जन कैसे होगा सर, ये इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसे है, अगर ये पूछ लिया जाए तो हम क्या लेंगे, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि पानी के साथ इसको लेना है। तो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास कैथोड हो जाएगा, ये कैथोड है, और एक हमारे पास क्या होगा, पतली वाली एनोड हो गई। कैथोड के बारे में आपको पता है कि कैथोड निगेटिव चार्ज होगी, एनोड क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। और यहां से हमने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी कि करंट प्रोवाइड किया। और इस पूरे सॉल्यूशन के अंतर्गत हमारे पास क्या है, Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, और ये पूरा क्या है आपको दिया गया, वाटर है, यानी कि H प्लस OH माइनस। अब ऐसी सिचुएशन में जो सोडियम है यानी जो Na प्लस है ये कहाँ जाएगा, ये हमारा Na प्लस निगेटिव वाली प्लेट की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये Na प्लस इस पर जाकर डिपॉजिट होगा और Cl माइनस इस पर जाकर डिपॉजिट होगा, यानी कि सोडियम आयन हमारा इस वाले पोर्शन में यानी कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, और जो हमारा एनोड है उस पर कौन चला जाएगा, वह क्लोरीन जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यानी कि इस वाली रॉड पर हमें क्लोरीन मिल जाएगा, इस पर सोडियम मिल जाएगा। इस प्रकार से हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो उससे हम सोडियम और क्लोरीन का सेपरेशन कर सकते हैं, यानी सोडियम और क्लोरीन को अलग कर सकते हैं। ये पूरा पोर्शन यहां पर आपको समझाया गया। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा पार्ट आपको ये बताया जा रहा है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है। तो डीकंपोजिशन में थर्मल क्या है, फोटो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक क्या है, ये तीनों पोर्शन हमने आपसे डिस्कस कर लिए। अब हम इसके और आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि अगला फैक्टर इसके अंतर्गत क्या आएगा, जरा उसको ध्यान से सुनिए। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आया वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, नाम से क्या समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि किसी को किसी से हटाना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि अगर हम किसी की मदद से किसी को हटा दें, डिस्प्लेस कर देना। तो डिस्प्लेस करने का मतलब जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यानी हम ये पढ़ते हैं कि व्हेन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रिएक्ट्स विथ अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ a compound, या ये reacts with a salt solution, then highly reactive element displaces the least reactive element is known as displacement reaction। यानी कि आप ये कहेंगे एक मोस्ट रिएक्टिव होगा एक लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो लीस्ट रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इस पूरे पोर्शन को समझने के लिए हमें जो जरूरत है वो जरूरत है केवल व केवल रिएक्टिविटी सीरीज की, यानी कि हमें जानकारी किसकी होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज की। अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज की जानकारी है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमें यह पढ़ाया जाता है कि ये एक हाइड्रोजन है, इसके नीचे हमारे पास कॉपर है, Ag है, Au है, Pt है, ये एलिमेंट्स बताया गया कि ये जो ऊपर के हैं
ये मोस्ट रिएक्टिव हैं। ये कैसे हैं? ये मोस्ट रिएक्टिव हैं। और जो उसके बाद हाइड्रोजन है ये मॉडरेट कंडीशन में है, यानी कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, और ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब इनके अंदर रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। तो हमें ये बताया गया कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्प्लेस करता दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि अगर कोई भी कंपाउंड हमें दे दिया जाए, सपोज करिए ए बी हमें दे दिया गया, इसका ट्रीटमेंट सी से कराते हैं। सी हमारा मोर रिएक्टिव है, ए हमारा लेस रिएक्टिव है, यानी कि ए की रिएक्टिविटी क्या है? लेस है। ऐसी सिचुएशन में ये मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और प्रोडक्ट सी बी बनेगा और ए हो जाएगा। यही डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में हम यही पढ़ते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ अगर कोई भी जुड़ा हुआ है तो उसको हटा देता है, यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट वहां से हट जाता है। बहुत समय पहले हम एक और बात किए थे आपसे कि ये एक अमीर लड़का है, ये एक गरीब लड़की है, या एक गरीब लड़का है, एक अमीर लड़की है। ये वाला भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि यानी ये ए बी है और ये सी है। इसको हमने बताया था ये गरीब है, गरीब का मतलब ये पुअर है, और इसको हमने बताया था कि ये अमीर है, ठीक है। और हमने ये कहा था कि ये भी अमीर है, तो अमीर अमीर के साथ रहना पसंद करता है, गरीब गरीब के साथ रहना पसंद करता है। अमीर गरीब के बीच में अगर बॉन्डिंग हो जाए तो बॉन्डिंग ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। यानी कि हमने आपको समझाया कि एक गरीब लड़के की एक अमीर लड़की से शादी हो जाए, ऐसी सिचुएशन में एक कंपाउंड बना जिसका नाम ए बी था, लेकिन वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा क्योंकि ए बी की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता क्योंकि वो गरीब है। ऐसी सिचुएशन में इनकी साइज सेम नहीं, इनकी रिएक्टिविटी सेम नहीं, लेकिन बॉन्डिंग हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो सी है ये अमीर है। अगर इस सी को इनके बॉन्ड के बारे में जानकारी हो जाए तो ये सी आसानी से इस ए को हटाएंगे और अमीर अमीर के साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए थर्ड पर्सन से हमेशा सावधान रहिए, नहीं तो अपना बॉन्ड खो देंगे। इस बात का हमें बिल्कुल आभास होना चाहिए। और जैसे ही सी को, यानी सी अमीर था, इनके बीच के विवाद के बारे में इसे जानकारी हुई, सी ने ए को हटाया और फिर सी बी के साथ बॉन्डिंग कर लिया और एक स्टेबल प्रोडक्ट बना लिया और ए बेचारे हो गए, यानी बाहर निकल गए। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पोर्शन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी प्रकार से होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेकर बताएं। जैसे आप एक समझिए कि अगर ये H2O है, इसके साथ Cu का ट्रीटमेंट कराएं, तो ऐसी सिचुएशन में कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, तो कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। तो इस केस में हम सिंपल सा बात पढ़ेंगे, ये नो रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह पर कॉपर सल्फेट का ट्रीटमेंट जिंक के साथ कराया जाए, Zn के साथ, तो हमें जब मालूम है कि कॉपर यहाँ है, जिंक ऊपर है, तो जिंक आसानी से कॉपर को हटा सकता है। ऐसी सिचुएशन में ये प्रोडक्ट हमारे पास आएगा ZnSO4 प्लस Cu। अगर इसी रिएक्शन का उल्टा पार्ट अगर देख लें कि यही अगर CuO प्लस H2 होता तो क्या बनता? ये हाइड्रोजन कॉपर को हटा देता और प्रोडक्ट मिलता H2O प्लस Cu। इसका मतलब कि रिएक्शन कहां पर होगा, कहां पर नहीं होगा, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होगा, यह इसी बात पर डिपेंड करता है कि किसकी रिएक्टिविटी किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है या कम है। अब हमें इसके और आगे की तरफ बढ़ना है और अगली बात आपके साथ पढ़ना है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा, जरा इसको समझिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो हमें कंपाउंड दिए जाएंगे, दोनों को हमें आयन में तोड़ना है, आयन में तोड़ने के बाद अपोजिट करके एक दूसरे के जोड़ना है। जरा एक एग्जांपल समझिएगा कि सपोज करिए डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल अगर हम ऐसे ले लें कि AB प्लस CD। हमें जनरली ये बात पता है कि जब हम इसको तोड़ेंगे या जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास ये A प्लस आएगा, ये B माइनस आएगा, ये C प्लस आएगा, ये D माइनस आएगा। तो ये प्लस वाला इसके माइनस के साथ और ये प्लस वाला इसके माइनस के साथ चला जाएगा और ऐसी सिचुएशन में ये AB प्लस
Cb नाम के दो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएंगे। और ऐसा रिएक्शन अगर कहीं पर भी हो रहा है तो वह रिएक्शन हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत पाया जाता है। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत अगर कोई रिएक्शन आ रहा है तो वो ऐसा ही रिएक्शन हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत आएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपसे डिस्कस करें तो HCl के साथ अगर NaOH का ट्रीटमेंट कर दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो कहते हैं ये H+ हो गया, ये Cl- हो गया, ये Na+ हो गया, ये OH- हो गया, ये H+ इस OH के साथ, ये Na+ इस Cl के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? NaCl, और साथ में क्या होगा? H2O हो जाएगा। ये प्रोडक्ट बन गया। किसी ने कहा नहीं सर, ये अगर ऐसा दे दिया जाए Pb लेड नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस और प्लस Ki दे दिया जाए तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब आपको बेटा आयंस में तोड़ना आना चाहिए, अगर नहीं तोड़ पाएंगे तो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, इसमें कोई संशय का विषय नहीं है, जो हम आपको समझाएंगे। Pb हमारा I के साथ जाएगा, PbI2 बनाएगा, येलो पे Pt के नाम से जाना जाएगा, KNO3 हमारा सेपरेट हो जाएगा, ये पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाएगा। तो PbI2 बन गया और KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं। आप देखिए आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो अगला नंबर है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, अगले पोर्शन में हमें ये डिस्कस करना है कि रिडॉक्स क्या होता है। मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे। अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट आया वो है रिडॉक्स। बड़ा ही प्यारा नाम है, बहुत आगे तक ले जाएगा आपको ये, क्योंकि रिडॉक्स जब कभी भी आता है तो नाम से ही पता चलता है कि इसमें दो कंडीशन है, और एक रिडक्शन है और एक ऑक्सीडेशन है। यानी कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, अगर दोनों सिचुएशन है तभी वो रिडॉक्स कहलाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। बहरहाल अब जानना यह जरूरी है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर दोनों हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिडॉक्स है। तो अब हमें इसी पर बात करनी है कि अगर वो ऑक्सीडेशन को भी कंटेन करता है और रिडक्शन को भी कंटेन करता है तो जरा समझिएगा कि रिडॉक्स को कैसे समझेंगे। यानी कि अब एक बात हमारे पास ये आई कि उसमें ऑक्सीडेशन होगा और दूसरी बात ये आई कि उसमें रिडक्शन होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा तो पहले तो हमें यह जानना समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो हम पढ़ते हैं कि अगर किसी केस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। उसी दरमियान हम ये भी समझते हैं कि अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। अगर किसी केस में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। उसी मैटर के अंतर्गत हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नए कॉन्सेप्ट में हम आते हैं तो हमारे पास फिर आया कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी किसी सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और किसी सिचुएशन में अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है? वह रिडक्शन है। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, वेयर एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो वो रिडक्शन है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। इसी दरमियान एक बात और हम समझ सकते हैं कि अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि किसी की ऑक्सीडेशन नंबर में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वह हमारा क्या होगा? वह ऑक्सीडेशन होगा। और अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो बेटा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रिडक्शन कहेंगे। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर घट रहा है तो रिडक्शन है, अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हो गई, ये तो हमें समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं सभी फैक्टर्स को हम एग्जाम्पल्स के अंतर्गत कंसीडर करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहां पर इंक्रीज हो रहा है, कहां पर डिक्रीज हो रहा है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जरा गौर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा, आगे बात बढ़ाएंगे।
एग्जाम्पल आज हम आपको सिखाएंगे। ये देखिए, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल तो हमारे मार्केट का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि अगर CuO + H2 दे दिया जाए तो हमें पता है ये डिस्प्लेसमेंट भी है, यानी रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। H2Cu को हटाएगा, Cu अलग हो जाएगा, ये H2O बनाएगा और यहाँ से Cu बाहर निकल जाएगा। कहें हाँ यार ये तो बात सही है, तो यहाँ से हम ये देखें तो CuO से Cu बन रहा है, कहें हाँ। कहें और दूसरे रिस्पेक्ट में H2 से H2O बन रहा है, कहें ये भी बिल्कुल सही बात है। कहें इसके बाद कहते हैं अगर CuO से Cu बन रहा है तो ये बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है बताओ? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो ये क्या है? ये रिडक्शन है। और दूसरा अगर देखा जाए तो यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यानी यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो एक पार्ट हमारा ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरा पार्ट हमारा रिडक्शन हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन ये आया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? हमें तो ये समझ में आ गया कि यह रिडॉक्स है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इसको लोग प्यार से ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, तो ये क्या है? हम पढ़ते हैं कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वह क्या कहलाएगा? वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यानी कि इसमें ए पार्ट हम ये पढ़ते हैं। LIC एजेंट क्या होता है? जो LIC करवाता है ना, तो जो ऑक्सीडेशन करवाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। आप एक बात समझिए कि ये CuO आपको दिख रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ किसका? H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी H2 हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। H2 अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो क्यों? इसका ऑक्सीडेशन कराया किसने? CuO ने ही तो कराया। यानी कि अगर ये CuO ना होता तो क्या H2O बना पाता? नहीं। CuO ने कहा कि है हाइड्रोजन, हम तुम्हें ऑक्सीजन ना देते तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसका मतलब हमने तुम्हारा ऑक्सीडेशन करवाया तो हम क्या हुए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2 उसी दरमियान कहता है कि अगर हम तुम्हारा ऑक्सीजन ना लेते तो क्या तुम्हारा रिडक्शन होता? क्या कहे नहीं? इसका मतलब हमने तुम्हारा रिडक्शन कराया, तुमने हमारा ऑक्सीडेशन कराया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें ये समझ में आया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, यानी ऑक्सीडेंट क्या है। अगर ये क्वेश्चन हम पूछेंगे तो हमें एक बात क्लियर हुई कि ऑक्सीडेंट क्या है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो हम ये क्लियर करते हैं कि जिसका रिडक्शन हो रहा है, अगर जिसका रिडक्शन होता है, जिसका भी रिडक्शन होता है वह क्या है? वह OA है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना कौन? जरा ये बताओ, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? CuO है, क्योंकि इसी का तो रिडक्शन हो रहा है। और दूसरे बी वाले पार्ट में अगर हम देखें तो हमें ये पढ़ना है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, या रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, या फिर रिडक्टेंट क्या है। तो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह क्या है? वह रिड्यूसिंग एजेंट यानी RA है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है? जरा ये देखो, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2 का हो रहा है। तो H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो आप इसको समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, और सेकंड पॉइंट में आपको खट्ट से एक एग्जाम्पल और बताते हैं। सपोज करिए आपके सामने H2S + Cl2 दे दिया जाए और हमारे सामने एक प्रोडक्ट आया HCl + S। अगर हमें H2S + Cl2 दे दिया जाए और प्रोडक्ट हमारे सामने HCl + S आ जाए, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे?
जरा देखिए H2S से हमें क्या मिला, S मिल गया, ठीक है। तो H2S से S मिला तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ये बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। लेकिन अगर Cl2 से HCl दे दिया जाए तो ये क्या है, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर तो हाइड्रोजन का एडिशन दिखाया गया, एक केस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और एक केस में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। अब जरा बताओ, जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है उसको तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, और दूसरे वाले को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। यानी कि हमें ये पता चल गया कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और ये भी पता चल गया कि इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है। लेकिन अगर इसी दरमियान हमें OA निकालना हो, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना हो, और RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है बेटा, Cl2 का, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये H2S हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आपको मुझे लगता है कि बात बढ़िया तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि ये रिडॉक्स रिएक्शन की क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमने दो डिफरेंट एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझाया और बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको ये रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आ गया हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और इस प्रकार से हम आसानी से रिडॉक्स को क्लियरिफाई कर सकते हैं कि रिडॉक्स की कहीं पर कोई भी सिचुएशन है तो वो कैसे होगी, जैसा बोर्ड पर आपको हमने बता दिया है। तो मुझे लगता है कि ये रिडॉक्स की पूरी कहानी आपके समझ में बढ़िया आ गई होगी। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास हमारी खास इसलिए थी क्योंकि हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। इसमें सबसे बड़ा मैटर हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का था। तो हमारे पास जो टोटल टॉपिक मिले उसमें हमें पढ़ाया गया टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, डीकंपोजिशन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, और लास्ट में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन भी डिस्कस कर लिया। तो ओवरऑल हमारे पास जो टोटल टॉपिक्स मिले वो क्या मिले, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये टोटल हमारे पास जो लेक्चर्स थे उस लेक्चर्स के अंतर्गत हमने ये पूरी की पूरी बात आपसे डिस्कस कर ली, ठीक है। इसमें दो छोटे छोटे से फैक्टर और हैं, जिसमें एक कोरोजन है, एक रेंसिडिटी है। आपको लगे हाथ इसी लेक्चर में ही पढ़ा दूं क्या, कोरोजन और रेंसिडिटी अलग से पढ़ाने की क्या ही जरूरत पड़ेगी, है ना। तो कोरोजन और रेंसिडिटी में हमें छोटी छोटी सी बातें बतानी है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लें। चलिए अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, एक छोटा सा लेक्चर 15-20 मिनट का और अपलोड कर देंगे, जिसमें हम आपको रिटन फॉर्म में कोरोजन और रेंसिडिटी बता देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको कोरोजन भी, रेंसिडिटी भी और उसकी डिफिनीशन भी पता चल जाए तो मुझे लगता है अच्छा होगा, और साथ ही साथ उसके प्रिवेंशन के बारे में भी आपको जानकारी हम अगले लेक्चर में देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कोरोजन, रेंसिडिटी और इसका प्रिवेंशन, कोरोजन का प्रिवेंशन, ये सब डिस्कस करने के लिए फिर मिलेंगे नई क्लास में। तो नई क्लास में क्या पढ़ेंगे उसको भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये जो बोर्ड पर चीजें दी गई हैं इसको आप समझ लीजिए कि ये यहां पर रिडॉक्स की पूरी प्रोसेस समझाई गई। अगर ये आपको बढ़िया तरीके से क्लियर होगा तो इससे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चल सकती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी था, इसलिए हमने ये आपको करा दिया। तो टोटल हमारे पास जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हम सब डिस्कस कर लिए हैं, यानी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही शानदार लेक्चर था। और इस टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, ये 4 लेक्चर डिस्कस, 4 पॉइंट 5 पॉइंट डिस्कस किए। एक दफा हम आपको खट्ट सुनाते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, कॉम्बिनेशन कहलाएगा। डीकंपोजिशन में हमने बताया कि कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो डीकंपोजिशन कहलाता है, लेकिन हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ऐसा होगा। हीट की प्रेजेंस में होगा तो थर्मल डीकंपोजिशन, लाइट की प्रेजेंस में होगा तो फोटो डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होगा या इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आपको समझाया कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसमें मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट दोनों होते हैं। आपके सिलेबस में केवल मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट का आप
आपको जिक्र किया गया। उसके बाद हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, कैटायन आयन में तोड़कर जोड़ दिया। फिर हमने रिडॉक्स पढ़ा और रिडॉक्स की पूरी प्रोसेस अभी जस्ट आपके सामने पढ़ाई गई। मुझे उम्मीद है कि ये रिडॉक्स की पूरी कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन के कितने तरीके हैं, रिडक्शन के कितने पार्ट हैं, वो सारा पोर्शन हमने डिस्कस किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारे सिलेबस में नहीं था, इस वजह से उसका डिस्कशन हमने नहीं किया है। हमारे यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट था, तो वो दोनों कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में आपसे डिस्कस कर लिया है। ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जहां पर हमने बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मुझे लगता है कि रिडॉक्स की ये क्लास आपके लिए होगी खास, क्योंकि आपको पूरी समझ में आ गई है हमारी बात। तो क्या आपको कोई संशय है? अगर संशय नहीं है, चैप्टर आपको बढ़िया समझ में आया हो, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की पूरी जानकारी आपको द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा हो मनसा सर के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई क्लास में नए लेक्चर के साथ, जहां पर हम पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी, इट्स प्रिवेंशन आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू।